नया टॉपिक है भाई हमारा पैकेजिंग डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब क्या है बेटा कि हम क्या देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा है कि जो डीएनए है, ठीक है ना, जो हमारे पास डीएनए है उसमें हम देखते हैं कि जो डीएनए का साइज है, डीएनए का, हाँ जी, सोमवार की, आज की, ठीक है जाओ भाई, कोई बात नहीं, ओके। हाँ भाई, जो डीएनए है आपका, ठीक है ना, डीएनए में हमें पता है कि जो ह्यूमन डीएनए है उसका साइज क्या है। उसका साइज हमने देखा है कि 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, और एक बेस पेयर के जो गैप है वो 0.34 है, तो ये लगभग 2.2 मीटर है, 2.2 मीटर है, ठीक है। तो ये एक डीएनए का साइज है। और जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर। अब इस बात का मतलब समझो आप, मतलब ये है कि हमारे अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ जो है वो काफी बड़ी है, उसकी लेंथ क्या है, काफी बड़ी है। और वो जो डीएनए है वो कहां पर है, वो हर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक्ड है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक्ड है, और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है जबकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। तो इस साइज को इसके अंदर अगर हमने पैक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर इसको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, इसको कंडेंस करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आप पतंग उड़ाते हो, क्या उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो, पतंग उड़ा रहे हो आप, तो आपकी पतंग बहुत हाइट पे चली गई, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, अब उस पतंग, वो जो धागा है, अब उसको आपने लपेटना शुरू किया, ठीक है। धागा अगर आप जल्दी जल्दी खींचते हो, नीचे डालते हो तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, धागा तो बड़ा है। फिर आप उसको क्या करते हो, रील के ऊपर लपेटते हो, रील के ऊपर लपेटते हो ना। अब इतना बड़ा धागा आपने एक छोटी सी रील के ऊपर लपेट दिया ना, तो वही काम अब हमने क्या करना है, इतना बड़ा आपका डीएनए है उसको इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। समझ आ गई बात, एक बार फिर से समझो। लेंथ ऑफ डीएनए क्या है, 2.2 मीटर है, जबकि यहां पर आपका न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, उसके अंदर हमने क्या करना है, बहुत बड़ा डीएनए रैप करना है, फिट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को कंडेंस करना पड़ेगा, डीएनए को रैप करना पड़ेगा किसी चीज पर। अब वो क्या चीज हो जिसके ऊपर हम डीएनए को लपेट सके, जिसके ऊपर डीएनए को लपेट सके। उससे पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए कि डीएनए का नेचर क्या है, डीएनए का नेचर क्या है। डीएनए का नेचर क्या है कि डीएनए आपका कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है, और साथ में क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। समझ आ गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। हाँ जी, ये क्लास लगा लें, देखते हैं, साथ में जाना बेटा बाद में, कोई नहीं 20-25 मिनट तो लगेंगे, ठीक है। हाँ भाई, डीएनए क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल पॉइंट है डीएनए पैकेजिंग के अंदर, क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे कि अब हमें मतलब कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी जो क्या कर सकें, जो इस डीएनए को लपेट सके। तो वो प्रोटीन हमें कैसे चाहिए, अगर ये एसिडिक है तो वो बेसिक इन नेचर होने चाहिए, और वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है उसके ऊपर रैप अप हो जाएगा, ठीक है। इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, इन प्रोटीन्स को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। वो इससे पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो डीएनए हमने लिया है वो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी। तो पहले हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए पैकेजिंग कैसे होगी, ठीक है। तो डीएनए पैकेजिंग, डीएनए
पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट्स। अब जो डीएनए है आपका, ठीक है, जो डीएनए है बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर कहां होगा? डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। आपको पता है कि हमारे पास क्या है, इस प्रकार से एक सेल है, इस प्रकार से एक सेल है, इसके अंदर जो डीएनए है, जो आपका कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, आपका कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर डीएनए इस तरीके से पड़ा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। इसमें क्या है, डीएनए इज विदाउट मेम्ब्रेन, डीएनए के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बट इट इज कंडेंस्ड, बट इट इज नॉट irregular but condensed। अब ये कंडेंस्ड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन पोलीएमीन, पोलीएमीन ये एक बेसिक प्रोटीन है जिसकी वजह से जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक का वो क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म में मिलेगा। और यहां पर आपका पोलीएमीन, ठीक है ना, इसकी वजह से कंडेंस्ड होगा और इसको अब हम नाम देंगे न्यूक्लियोइड। क्या नाम दिया? न्यूक्लियोइड। पेपर में आएगा मोस्ट प्रोबेबली यूकैरियोटिक का, ठीक है ना, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट है उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें बेसिक प्रोटीन है पोलीएमीन। क्या है? पोलीएमीन प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या है, ये आपका जो इर्रेगुलर डीएनए है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको भी इसने क्या किया है, कंडेंस किया है और इसका नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड। क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक का बस इतना ही है। अब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो यहां हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? यूकैरियोट्स के अंदर हमें पता है कि आपका इस प्रकार से मेम्ब्रेन है। इस प्रकार से क्या है बेटा? मेम्ब्रेन है, और यहां मेम्ब्रेन के अंदर हमारा डीएनए है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? हमारा डीएनए है। ठीक है, तो ये आपका डीएनए, ये आपकी मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए होना ही या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होना ही क्या है? सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है यूकैरियोटिक सेल का। अब हम यहां देखते हैं कि भाई हम यूकैरियोट्स जो हैं उसके अंदर जो डीएनए पैक्ड है, ठीक है ना, किस फॉर्म में पैक्ड है। और यहां हमें थोड़ा सा सेल साइकिल का भी पता होना चाहिए कि डीएनए किस स्टेज पर कितना कंडेंस होता है और वो डीकंडेंस कब होता है। समझ में आ रही है? डीएनए की कंडेंसेशन करनी है, लेकिन डीएनए को जब रेप्लिकेट करेंगे तो उसको हम डीकंडेंस भी करते हैं। क्या करते हैं? डीकंडेंस भी करते हैं। तो यहां हमारे पास क्या है? एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, एक सेल साइकिल जब चलता है तो उसके अंदर क्या होता है? इस प्रकार से एक सेल है आपका, ये सेल है, इसमें हम देखते हैं ये G1 फेज है, ये G2 फेज है, यहां पर S फेज है और यहां पर M फेज है। अब हमारे पास क्या है कि जो M फेज है, M फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए सबसे ज्यादा कंडेंस होता है। M फेज के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट कंडेंस फॉर्म है, मोस्ट कंडेंस फॉर्म है। अब डीएनए क्या है? क्रोमोसोम हमें सिर्फ माइटोटिक फेज में दिखते हैं, माइटोसिस मियोसिस पढ़ी है ना हमने, तो उसमें जो एम फेज है वहां पर कंडेंस फॉर्म में है। उसके बाद अब जब ये कंडेंस है तो क्या होगा? हमें डीकंडेंसेशन करनी है, यानी कि अब हम जो डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है ना, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है इस प्रकार से इनको खोलेंगे। अब ये कब खोल रहे हैं? ये खोलेंगे एस फेज में। एस फेज में क्यों? क्योंकि यहां रेप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि यहां रेप्लिकेशन हो रही है। G1 और G2 फेज जो है यहां पर क्या होता है? इन फेज में ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो ये अलग अलग फेज हैं। एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वी ओपन अप और वी डीकंडेंस द डीएनए। ठीक है ना। अब डीकंडेंस कब करेंगे? जब रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट कब होगी? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तब भी हमें डीकंडेंसेशन करनी पड़ेगी। जब रेप्लिकेशन करेगा डीएनए तब भी हमें करनी पड़ेगी। और जब इनकी जरूरत नहीं है तो क्रोमोसोम के अंदर सारा डीएनए हम क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हम बात करते हैं कि ये कंडेंसेशन किस प्रकार से होगी। ये कंडेंसेशन किस प्रकार से होगी? तो इसके लिए हमें स्पेशली क्या चाहिए? इसके लिए हमें स्पेशल बेसिक प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? बेसिक प्रोटीन्स चाहिए। अब ये बेसिक प्रोटीन्स जो है इनका स्पेशल नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर है और साथ में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है। अब इनके टाइप, पहला है H1, दूसरा है H2A, H2B, H3 एंड H4। समझ आई बात? अब ये क्या करेंगे? इनमें से जो H2A है और H2B है इसका ट्वाइस हो जाएगा और साथ में H3 और H4 इसका भी ट्वाइस हो जाएगा और ये मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑक्टामर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? एक ऑक्टामर। समझ आई बात? अब इस ऑक्टामर में क्या होगा? ये जो ऑक्टामर बनाया है इसके ऊपर जो डीएनए है, जो डीएनए है वो इस तरीके से रैप होगा। ठीक है ना। रैप ऑफ डीएनए ऑन हिस्टोन 1:3/4 फोल्ड ऑन ए सिंगल हिस्टोन। याद रखनी है बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऑक्टामर बनाया हमने इसका और उसके बाद क्या है? H1 कहीं नहीं है यहां। ये जो डमरू सा बनाया है इसके अंदर क्या है? H2A, H2B, H3 और H4 है। क्लियर है? H1 अभी कहीं नहीं है। इसके ऊपर जो डीएनए है आपका, जो हमारा डीएनए ऐसे खुला पड़ा है, डीएनए खुला पड़ा है, उसको अब लपेटना शुरू करेंगे। समझ आ रही है बात? तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है? एक ऑक्टामर यहां पर है, उसके बाद फिर एक और ऑक्टामर हमने लिया, उसके बाद एक और ऑक्टामर हमने लिया इस प्रकार से, फिर हमने एक और लिया। क्लियर है? अब हमने क्या किया? यहां से हमारे पास क्या आया? डीएनए है। यहां पर क्या है? आप इस तरीके से लिख लो या फिर इसको आपने इस प्रकार से कर लिया। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया? इसके ऊपर इसको रैप कर लिया। ओके। यहां पर डीएनए क्या हो रहा है? डीएनए की रैपिंग हो रही है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हो रहा है। यहां पर एक और चीज देखने वाली बात क्या है कि अब क्या होगा? जो H1 है, H1 का तो कोई काम नहीं आया, तो H1 प्रोटीन क्या करेगा? इसको इस तरीके से सील करेगा। ये सीलिंग का काम करेगा। समझ आ रही है बात? पक्की बात? कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा, घबराए ना। ओके। अब ये ऑक्टामर है, इस ऑक्टामर में तो ये चारों है। ये जो मैंने यहां लिखा है ये H1 है। यहां पर बीच में एक जगह भी आती है इस तरीके से, इसको बोलते हैं लिंकर। इसको क्या बोलते हैं? लिंकर बोलते हैं। और एक जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर हम क्या देखेंगे? 200 न्यूक्लियोटाइड या यहां पर लगभग 200 बेस पेयर है। यहां पर लगभग 200 बेस पेयर, ये आपका 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर है। ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखेंगे? लिंकर है। क्या है? लिंकर। यहां पर भी क्या है? लिंकर है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका ये एक ऑक्टामर है। इस ऑक्टामर में क्या है? इसके अंदर H2A, H2B, H3 और H4 का ट्वाइस है। लेकिन अभी तक हमने देखा कि इसके अंदर कहीं पर भी H1 नहीं है। तो
H1 क्या करता है, H1 इस प्रकार से सीलिंग का काम करता है। क्या काम करता है बेटा, H1 सील करता है इसको, ठीक है। ये हमारा क्या है, H1 हिस्टोन है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट आता है वो ये आता है कि 200 बेस पेयर प्लस ऑक्टामर, दिस इज कॉल्ड, बताना कल क्या बताया था, न्यूक्लियोजोम। क्या बताया था, न्यूक्लियोजोम, और इसको बोल सकते हैं बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, बेसिक इन नेचर है। कैसा है, बेसिक इन नेचर है और पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसके ऊपर रैप अप हो जाएगा, इसके ऊपर लिपट जाएगा और इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर इसको रैप करते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्टामर में हम देखते हैं 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, तो 200 बेस पेयर साथ में ऑक्टामर है, साथ में ये आपका H1 है। तो ये इस तरीके से नजर आते हैं जैसे एक माला के ऊपर मोती हो, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं। कैसे देखते हैं कि मान लो कि हमारा जो यहाँ पर डीएनए है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये डीएनए जब पूरा का पूरा डीकंडेंस है, डीकंडेंस है, तो इसका 2 नैनोमीटर का फाइबर है, तो इसको बोलते हैं डीएनए, इसको बोलते हैं डीएनए। बेसिकली ये किस चीज का बना है, क्रोमेटिन का। अब जहां पर डीकंडेंसेशन थोड़ी सी और ज्यादा है, जैसे 30 नैनोमीटर है या यहां से 400 नैनोमीटर तक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने यूक्रोमेटिन का नाम दे दिया, यूक्रोमाटिन। जब यहां से थोड़ी और बढ़ती है, 400 नहीं भाई, यहां 40 है, 40 से फिर 400 तक जाती है, तो इसका नाम दे दिया हमने हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। और उसके बाद जो एक क्रोमेटिड है, जो ये एक क्रोमेटिड है आपकी, इस पे 700 नैनोमीटर और जो दूसरी है उस पर भी 700 नैनोमीटर की कंडेंसेशन होती है, तो उसको हमने क्रोमोजोम का नाम दे दिया, जो एम फेज में हमें दिखाई देता है। कल आपको मैंने ये भी बताया था कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। यूक्रोमेटिन की कंडेंसेशन क्या है, लूजली कंडेंस है, हेटेरोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस है। दूसरा क्या है, यहां पर ये ट्रांसक्रिप्शनली यूक्रोमेटिन एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। तीसरी क्या है, यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड होती है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होती है, डेंसली स्टेन्ड होती है। समझ में आ गई, हाँ भाई रमन, गलती तो नहीं करना, सब ठीक है, क्लियर है भाई। रानी, हाँ, अगला टॉपिक करें, ओके।